क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखिए, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। उसको अलग अलग क्या क्या उसका रूप होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी अ वन टाइम एक्टिविटी और अ कंटिन्यूअस वन। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुआ, जब आप कोई काम इसलिए कर रहे हो ताकि आप उससे पैसा कमा सको, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। तो ये वन टाइम एक्टिविटी भी हो सकता है, आप एक बार कोई काम किए, उससे पैसा कमाए, बस हो गया। या ऐसा भी हो सकता है आप उस काम को बार बार कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप बार बार पैसा कमाएं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिससे वो बार बार पैसा कमा सकें। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह का काम करते हैं कि एक बार वो काम हुआ, उनको कुछ पैसा मिला, फिर वो दूसरा काम कर रहे हैं, फिर वो तीसरा काम कर रहे हैं, ठीक है। चीजों को समझिए, उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, यू नो हाउ टू स्टिच क्लोथ्स and one day you stitch a shirt for your friend and he pays some money to you। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको कपड़ा सिलना आता है, ठीक है, आप बहुत अच्छा सिलाई करते हो, और एक दिन आप अपने दोस्त के लिए एक शर्ट सिल दिए, उसको एक शर्ट सिल कर दिए और वो बदले में आपको कुछ पैसा दिया। ऑफ कोर्स दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी as you have some monetary gain but it is a one time activity। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, आप एक शर्ट बनाए, वो अपने दोस्त को दिए, बेचे, ठीक है, या दिए, बदले में आपको पैसा मिला। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि यहां पे मनी इन्वॉल्व है, लेकिन ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये काम को एक बार किया गया। बट इफ यू स्टार्ट स्टिचिंग shirts on a continuous basis and charge money for that, you are said to be engaged in some continuous or regular economic activity। लेकिन आपके पास क्या है, कोई शॉप है या आप अपने घर से या कहीं से भी आप काम कर रहे हो, क्या, सिलाई का। आप कंटिन्यूअसली लगातार इस काम को करते हो, इसके बदले आप पैसा लेते हो, ठीक है। आप अपने घर के आसपास देखोगे बहुत लोग होंगे जो टेलरिंग का काम करते होंगे, ठीक है, आप खुद भी उनके पास अपना कपड़ा देते होगे सिलने के लिए। तो यहां पर क्या है, सिलाई का काम वो व्यक्ति बार बार कर रहा है, क्यों, ताकि उसको पैसा मिल सके। तो यहां पे ये रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। इट मे बी नोटेड दैट बाय गेटिंग देमसेल्व्स एंगेज्ड रेगुलरली इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी पीपल ट्राई टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा, जब आप अपने जीवन यापन की बात कर रहे हैं, लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, तब आप ये ध्यान देंगे कि इंसान किसी काम को, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको बार बार करता है, ठीक है, एक ही काम को बार बार करता है ताकि वो उससे पैसा कमा सके और अपना जीवन जी सके। अब आपके मन में हो सकता है ये सवाल है कि एक ही काम को बार बार क्यों करना है। देखिए क्या होता है, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सन 2011 से मैं क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, तो इतना साल का जब आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो तो आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जितना अनुभव होगा उतना आसान हो जाएगा उस काम को करने के लिए। आज मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है आपको समझाना, क्यों, क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे ही बहुत सारा चीज है, ठीक है, जो लोग काम करते हैं, आप देखोगे वो काम आपको करने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। जैसे आपकी मम्मी, वो किचन में काम करती होंगी या ऑफिस जाती होंगी, आप देखोगे वो कितना स्मूथली कर ले रही हैं, क्यों, क्योंकि इसके पीछे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में जब कुछ करोगे तो आप देखोगे जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप उस चीज में समय दोगे, आप और अच्छे से उसको सीख पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेगुलरली उसको करना है ताकि वो और अच्छे से हो पाए। So the economic activities in which individuals engage themselves on a regular basis and earn their livelihood are known as their occupations। अब देखिए, तो यहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी आर्थिक क्रिया में रेगुलरली उसमें काम करता है तो ये उसका ऑक्यूपेशन, ठीक है। आइए हम लोग कुछ ऑक्यूपेशंस के एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या ऑक्यूपेशन का एग्जाम्पल होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे गूगल सर्च करता हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप भी ये सीखें कि किस तरह से गूगल सर्च किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशन,
आप आर्टिस्ट हो सकते हो, बिजनेस एनालिसिस्ट हो सकते हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकते हो, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन रहता है आपके पास। अभी इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, कंस्ट्रक्टिव, कमर्शियल, डायरेक्ट सर्विस, इनडायरेक्ट सर्विस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो, पर्सन, रेगुलर एक्टिविटी और हॉबी होना चाहिए। द फील्ड और इंडस्ट्री समवन इज अ पार्ट ऑफ, द वर्क समवन इज इंटरेस्टेड इन, अ पर्सन्स रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द काइंड ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन अ जॉब, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको बहुत इजी वे बताता हूँ, सीधा ट्रांसलेशन में जाइए। ऑक्यूपेशन आपका व्यवसाय होता है, आपके पेशे को भी ऑक्यूपेशन कहा जाता है। मैं इस तरह से, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप सीख पाओ। देखो, सेल्फ स्टडी सीखना बहुत जरूरी है, कहीं पे फंसे तो कैसे खोजना है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। In fact, everyone is engaged in one occupation or the other, and these can be broadly categorized as, अब देखिए, हर एक ऑक्यूपेशन में कोई ना कोई व्यक्ति लगा हुआ, ठीक है। ये जो ऑक्यूपेशन है इसको तीन तरह से हम लोग बांट सकते हैं। पहला होता है प्रोफेशन, आप किस पेशे में हो, एम्प्लॉयमेंट, आप नौकरी कर सकते हो, बिजनेस, व्यवसाय, ठीक है। आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लेट अस नो अ फ्यू मोर डिटेल्स अबाउट दीज ऑक्यूपेशन। तो आइए इन ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रोफेशन, आपका पेशा। पेशा क्या होता है? यू आर अवेयर ऑफ डॉक्टर्स, आप डॉक्टर्स के बारे में सुने होंगे, उनके बारे में जानते होंगे, अभी तक एक ना एक बार तो जरूर गए होंगे। हु दे आर एंड व्हाट डू दे डू। डॉक्टर्स कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं? दे आर बेसिकली इंडिविजुअल्स हु हैव अ स्पेशल नॉलेज and training to examine the patients, find out the ailment, if any, and then treat them to be cured from such ailment. तो डॉक्टर क्या होते हैं? वो व्यक्ति, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, ठीक है, विशेष ज्ञान होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड पे, वो पढ़ाई करते हैं। क्यों? ताकि जो पेशेंट है, जो रोगी है, उनको वो एग्जामिन कर सकें, उनकी जांच कर सकें, ये देख सकें कि उनको क्या बीमारी है, और अगर कोई बीमारी है तो उसको कैसे ठीक करना है। ये डॉक्टर का जो पेशा होता है उसमें ये काम होता है। एंड फॉर डूइंग ऑल दीज दे चार्ज अ फी फ्रॉम पेशेंट। और ये सब काम करने के लिए क्या काम करना है? पेशेंट को ठीक करना है, ये देखना है उनको क्या बीमारी है, इस बीमारी को कैसे ठीक करना है। ये सब करने के लिए आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपसे एक फीस लेते हैं, ठीक है। वो जो फीस है वो उनका कमाई होता है। सिमिलरली वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु स्पेशलाइज इन मैटर्स रिलेटेड टू अकाउंट्स, टैक्सेस एटसेट्रा, एंड हेल्प पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन सच जॉब्स फॉर अ फी। इसी तरह से हमारे पास, आप आसपास देखोगे, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। उनका काम क्या होता है? अकाउंट्स को मैनेज करना, टैक्स को मैनेज करना, आपके बिजनेस में हेल्प करते हैं वो लोग, और उसके बदले में वो आपसे पैसा लेते हैं। और आगे बढ़िए, इफ वी लुक फर्दर वी फाइंड इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, फिल्म स्टार्स, डांसर्स, artists, and many others engaged in their own field having a specialized knowledge and training. हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो देखिए, जो इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, जो लोग डांस करते हैं, जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, अभी जैसे हम टीचर हैं, तो ये सब क्या है? हम लोग के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है हमारे फील्ड में। अब जैसे मैं कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ाता हूँ, ये मेरा फील्ड है, मैं साइंस ग्रुप नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है, उसमें मेरे को स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल नोन एज प्रोफेशनल्स एंड द एक्टिविटीज दे आर एंगेज्ड इन आर कॉल्ड प्रोफेशन। इन सभी को, डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, टीचर हुआ, चार्टेड अकाउंटेंट हुआ, ये सभी जो होते हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स एंड ऑल,
ये जो काम करते हैं इनको हम लोग प्रोफेशनल्स बोलते हैं, ठीक है। वो अपने फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं, और जो क्रिया है उसको हम लोग पेशा कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, प्रोफेशनल्स जो होते हैं आप उनको पैसा दे रहे हो लेकिन वो आपको कोई मटेरियल नहीं दे रहे, ठीक है। वो आपको सर्विस देते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको सर्विस दे रहा है, आप किसी इंजीनियर के पास जाओगे वो सर्विस दे रहा है, उसका जो नॉलेज है वो अपने नॉलेज से आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। आपको वो एक सर्विस दे रहा है, उसमें आपको कोई ऐसा चीज नहीं दे रहा है जो आप अपने हाथ में ले सकते हो, आप टच कर सकते हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक सर्विस है, ठीक है, ये प्रोफेशन है। लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आप समझ सकते हो, आप फील कर सकते हो, आप उसको छू नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन बिजनेस में ये चीज होता है जो आगे पढ़ाएंगे। In order to gain clarity on the concept of a profession, let us look at its basic features, which can be summarized as follows. Okay, profession का जो concept है, ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए हम लोग कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें, ठीक है, जो आपको देखना होगा कि भाई ये चीज इसमें मिल रहा है तो ये प्रोफेशन है। Profession is an occupation for which the individual has to acquire a special knowledge and skill. आप जिस भी पेशे में हो, ठीक है, या जो व्यक्ति जिस पेशे में है उस व्यक्ति को उस काम पे, ठीक है, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्यों? क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूं, मुझे इसके ऊपर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ठीक है। मैं साइंस ग्रुप नहीं पढ़ा रहा हूं क्यों? क्योंकि मुझे वो उतने अच्छे से नहीं आता है कि मैं आपको पूरा पढ़ा सकूं। लेकिन कॉमर्स आर्ट्स मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। The money they get for providing such a service is usually known as fee. अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको जो पैसा मिलता है अपनी सेवाओं के बदले में उसको फी कहा जाता है। Most of the professionals are regulated by a professional body which frames the code of conduct to be followed by the members professionals. अब देखिए, ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स हुआ, लॉयर हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हुआ, आर्किटेक्ट्स हुआ, ये सब के प्रोफेशनल, ये सब जो प्रोफेशनल बॉडीज है, ये इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, काम करने का कुछ तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं जो इनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय अ प्रोफेशनल बॉडी नोन एज इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, cricketers by International Cricket Council ICC and so on. उदाहरण के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो किस तरह से काम करेंगे, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उनकी सीमाएं क्या क्या हैं, क्या क्या उनको नहीं करना है, ये सब जो गाइडलाइंस है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो हेड बॉडी है वहां पर ये चीज सारा गाइडलाइंस है जो वो फॉलो करते हैं, ठीक है। क्रिकेटर्स का जो गाइडलाइंस है वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दिया हुआ रहता है। इसी तरह से डॉक्टर्स का होता है, इसी तरह से लॉयर्स का भी होता है, ठीक है। तो जब आप किसी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो, उस चीज को सीख रहे हो, तो ये जो भी रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, इनके बारे में भी आपको बताया जाता है। प्रोफेशनल्स अक्वायर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज मोस्टली फ्रॉम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनको ये नॉलेज कहां से मिलता है? अब आप सोच सकते हो कि भाई हमको कैसे पता चलेगा। तो जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज में हो, या आप किसी पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए कहीं जा रहे हो, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको सारे नॉलेज दिए जाएंगे, सारा आपको जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। आपको डॉक्टर बनना है, आप कॉलेज गए, वहां पे सब जानकारी दिया जाएगा। आपको लॉयर बनना है, आपको वहां जानकारी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो पढ़ रहे हैं, उन तरह के लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको बताएंगे, उससे रिलेटेड आपको किताबें मिलेंगी, उससे रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिलेगा। जैसे अभी आपको एग्जाम देना है, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? ये एक जगह है जहां पर आपको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। In some cases, individuals also acquire such knowledge and skills through training or coaching by an expert in the same field.
से फॉर एग्जाम्पल डांसर्स एंड म्यूजिशियंस एट्सेट्रा। अब कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पर उस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वही लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको डांस सीखना है, आप डांस क्लास जाते हो, वहां पे वो इंसान आपको डांस सिखाते हैं जिनको खुद डांस आता है। आपको म्यूजिशियन बनना है, आप वहां जाते हो, जो लोग आपको म्यूजिशियन बनना सिखाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोफेशनल्स आर दोज इन प्रैक्टिस usually work on their own and get a fee for their services. However, some of them may work in organization as employees or consultants. अब देखिए, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ अपने वक्त के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसके बदले वो आपको से फीस लेंगे, जैसे डॉक्टर हुआ। लेकिन अब वही डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में भी जब काम कर सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हैं, ठीक है वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो कभी कभी सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं, खुद से कराते हैं। जैसे मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर क्या है, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने जैसे मैं काम करना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस देता हूँ, ठीक है, और उसके बदले आप लोग मुझे फीस देते हो। अब मान लो मैं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ, यहाँ कहीं जाके मैं एज अ टीचर काम करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे एज एन एम्प्लॉय मैं काम करूँगा। आगे देखते हैं। The primary objective of every profession is to provide service through, though they may charge a fees. They should not exploit the people using their knowledge or expertise. अब देखिए, जो मुख्य उद्देश्य है किसी भी प्रोफेशन का, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है, आपको सेवा देना। आप जिस लिए हमारे पास आए हो, आपका उद्देश्य पूरा करना है। जैसे आप यहाँ पढ़ने आए हो तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप सारे वीडियोस हमारे पढ़ोगे तो जो भी वीडियोस पे आप जाओ वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाओ, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। बदले में मैं फीस लेता हूँ, क्यों लेता हूँ? क्योंकि हमारा भी घर है, हमें भी अपने बिल्स पे करने हैं, ठीक है। अब बहुत जगह पे ये देखा गया है, लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं, शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखोगे, लोग कहते हैं वकील जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे केसेस को अननेसेसरी डिले करते हैं। तो ये क्या है, उनके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, जिसकी वजह से वो कस्टमर को धोखा ही दे रहे हैं। लेकिन होता है ऐसा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है किसी वकालत में ऐसा है, बहुत सारे प्रोफेशंस में है, लोग झूठ बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। All those economic activities which involve the rendering of personal service of specialized and expert nature based on professional training and skill and require the observance of certain rules and regulations, code of conduct, are termed as profession. अब देखिए, हर वो आर्थिक क्रिया जहां पर एक व्यक्ति पर्सनल सर्विस दे रहा है, जिस चीज के बारे में उसको जानकारी है, वो सेवा लोगों को दे रहा है ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरा हो सके, ठीक है, जो काम कर रहा है उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो कर रहा है, तो उसको हम लोग एज अ प्रोफेशन मानेंगे। आइए अब हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट हो गया, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, ठीक है। यू हैव सीन पीपल गोइंग रेगुलरली टू ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, फर्म्स एटसेट्रा फॉर वर्क। आप देखे होंगे कि लोग रेगुलरली हर रोज या तो अपने ऑफिस जाते हैं, कारखाना जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, फर्म्स में जाते हैं। क्यों? ताकि वो वहां पे काम कर सकें। These are individuals who are engaged by organizations or individuals to work for them in return of a wage or salary. अब ये व्यक्ति कौन है? ये वो व्यक्ति हैं जो किसी संस्था में जाके काम कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, बदले में उन्हें वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, ठीक है, मजदूरी वो करते हैं, उसके बदले उनको पैसा मिलता है, वेज और सैलरी। दे आर सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। माना जाता है कि ये लोग, इनको कहा जाता है कि ये लोग नौकरी कर रहे हैं। देखिए, काम आपको करना है, आप
खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद के कंडीशंस पे कर रहे हो, आप कोई सेवा दे रहे हो, तो उसको तो हम लोग प्रोफेशन कहेंगे। लेकिन जब आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो तो उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, आप किसी के यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, आपको जो भी काम आता है आप उसके बदले आप कहीं जाते हो, जॉब ज्वाइन करते हो, उसके टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हो। ठीक है, तो वो आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट। Thus, we find a postman is an employment in the Department of Post to deliver letters. ठीक है, ओके तो ये हम लोग देखते हैं कि जो पोस्टमैन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करता है। क्या काम करता है, चिट्ठियों को पहुंचाने का। Here the department is called the employer and the postman is the employee. अब देखिए, जो नौकरी देता है उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयर, और जो नौकरी करता है उसको एम्प्लॉई। ये आप लिख लीजिए, जो नौकरी दे रहा है वो एम्प्लॉयर, जो नौकरी कर रहा है वो एम्प्लॉय। जैसे मान लीजिए रिलायंस है, आप रिलायंस में जाते हो, काम करते हो, रिलायंस हो गया एम्प्लॉयर, आप कौन है, एम्प्लॉय। आप जोमैटो में काम कर रहे हो, स्विगी में काम कर रहे हो, जोमैटो स्विगी हो गया एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉय। द पोस्टमैन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड गेट्स अ मंथली सैलरी इन रिटर्न। अब देखिए, जो पोस्टमैन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कितने बजे आना है, क्या काम करना है, सब कुछ उसको बताया जाता है। इसके बदले में उसको मासिक सैलरी मिलता है। द मेन फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, अब देखिए एम्प्लॉयमेंट जो होता है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन कॉल्ड एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अनदर कॉल्ड एम्प्लॉयर। यह एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पर एक एम्प्लॉय होता है जो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, जो काम करता है वो एम्प्लॉय होता है, जिसके लिए काम करता है वो एम्प्लॉयर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम आपको आगे ही बताए थे, जैसे जोमैटो स्विगी, जोमैटो स्विगी हो गया एम्प्लॉयर, और जो काम कर रहा है, जो डिलीवरी पहुंचा रहा है, वो हो गया एम्प्लॉय। देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क लाइक आवर्स ऑफ वर्क, how many hours a day, duration of work, how many days or hours in a week or month, etc. Leave facility, salary or wages, place of work, etc. अब जब आप कहीं नौकरी करोगे, आप एम्प्लॉयमेंट में हो, आप नौकरी कर रहे हो, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आपको मानने पड़ते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये चीज पहले देख लेना कि वहां का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अब टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होता है, आवर ऑफ वर्क, कितने बजे से कितने बजे तक आपको काम करना है, कितने घंटों काम करना है, ड्यूरेशन हो गया। अब हफ्ता में 5 दिन होता है, 6 दिन होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है, हफ्ता में 5 दिन का ऑफिस होता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, कहीं कहीं सिर्फ संडे छुट्टी रहेगा। अब कुछ कुछ स्पेशल मार्केट्स होते हैं जहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहेगा, वीक में कोई एक दिन छुट्टी हो गया। ये अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ कहीं कहीं पर 8 घंटा का ड्यूटी होता है, कहीं 12 घंटा का होता है, ये जॉब टू जॉब डिपेंड करता है। फिर लीव फैसिलिटी, अब लीव का मतलब क्या हुआ, मान लो आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अब हो सकता है कि आपको कुछ काम हो, आप बीमार हो गए हो, तो आपको छुट्टी मिलता है। अब ये जो छुट्टी है ये 2 तरह का होता है, एक होता है पेड लीव, दूसरा होता है अनपेड लीव। पेड लीव का मतलब क्या हुआ, आप बीमार पड़ गए या कोई भी रीजन से आप छुट्टी लिए, ठीक है, पेड लीव है तो आप नहीं जाओगे ऑफिस, फिर भी आपको वो पैसा मिलेगा, पैसा कटेगा नहीं। अनपेड लीव रहा तो आप जितना दिन अनपेड लीव लोगे आपको उतने दिनों का पैसा नहीं मिलेगा। सैलरी वेजेस कितना है आपको ये देखना होगा। आप कहीं पे भी काम करने जाओगे तो आप पहले ये तो देखोगे ना कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। फिर प्लेस ऑफ वर्क, काम करना कहाँ है। ठीक है, अब देखिए काम आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास हो सकता है आपके घर से 10, 15, 20 किलोमीटर दूर हो। यह भी हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिले,
ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। द एम्प्लॉइज गेट सैलरी normally paid on a monthly basis or wages normally paid on daily or weekly basis in return of their work। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। सैलरी पर मंथ मिलता है, हर महीने आपको सैलरी मिलता है। डेट होता है, बहुत लोग जगह 1 से 5 तारीख के बीच में दिया जाता है। कुछ कंपनी, अब तो देखिए चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो एक डेट फिक्स रहता है, उतने तारीख को आपके यहाँ अकाउंट में पैसा आ जाता है। ठीक है, तो ये जो डेट है ये कंपनी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, वेजेस होता है, वेजेस क्या है? मजदूरी। डेली भी मिल सकता है, वीकली भी मिल सकता है। अब कुछ जॉब है जहाँ पे आपको हर रोज आप गए, काम किए, पैसा मिल गया। कुछ जॉब है जहाँ पे आपको हर हफ्ते पैसा मिल गया, आपका हिसाब हो गया। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हो। दिस अमाउंट इज नॉर्मली predetermined, mutually agreed upon and may increase over time। अब ये कितना अमाउंट मिलेगा ये पहले से निर्धारित रहता है, पहले से आपको भी पता रहता है और जो आपको नौकरी दे रहा है उसको भी पता रहता है कि कितना उनको देना है, और आपको ये पता रहेगा कि कितना आपको मिलना है। ठीक है, ये आपसी सहमति होती है। साथ ही साथ समय के साथ अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपका सैलरी बढ़ाया भी जाता है, आपका वेजेस बढ़ाया भी जाता है। Legally, the employer-employee relationship is based on a contract, and any deviation from any side permits the other party to take legal recourse। अब देखिए, कानूनी तौर पर जब कोई एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई रिलेशन होता है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करने गए, वो कंपनी एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉई हैं, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक पार्टी नहीं चल रहा है तो आप लीगल रिसोर्सेज की तरफ हम लोग जाते हैं, कानूनी जो भी कार्रवाई है वो होता है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब ज्वाइन किए, आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था कि आप कंपनी कभी भी अगर छोड़ोगे, ठीक है, तो आपको कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होगा। आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हो। ठीक है, अब ड्यू टू एनी रीजन, अब उसमें यह भी लिखा है, मान लीजिए कि अगर आप 30 दिन का नोटिस नहीं देते हो तो आपको 2 महीने का सैलरी एज अ कॉम्पनसेशन देना होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आपका सैलरी है 20,000, आप नोटिस अगर नहीं दे रहे हो तो कंपनी को आपको 40,000 आप कंपनी को दोगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप कंपनी भी बिना नोटिस दिए छोड़ दिए, आप कॉम्पनसेशन भी नहीं दे रहे हो, तो कंपनी लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि कंपनी अगर आपको निकालता है तो क्या क्या कंडीशन है, जिस कंडीशन को के वजह से कंपनी आपको जॉब से निकाल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 कंडीशन है और आपको कंपनी निकालना चाहता है और उस 5 कंडीशन में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, कंपनी अपने मन से आपको निकाल रहा है, तो कंपनी भी नहीं निकाल सकता। ठीक है, कंपनी को भी आपको नोटिस पीरियड जनरली देना होता है कि भाई आपको 15 दिन 1 महीना में जॉब छोड़ना होगा। अब इसके पीछे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, या तो कंपनी आपको कुछ कॉम्पनसेशन भी दे सकता है। तो अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है और कोई भी पक्ष, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो जो तोड़ रहा है उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। There are jobs for which no technical education or specialized skill is required for employment, but for skilled jobs, specialized jobs and technical jobs, a certain level of basic or technical education is required। अब देखिए, बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसमें कोई भी आपको टेक्निकल एजुकेशन नहीं चाहिए, स्पेशलाइज स्किल नहीं चाहिए उस काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको दरवान का काम करना है, ठीक है, आपको माल ढोना है, तो जो छोटे छोटे काम होते हैं, ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाना है, ठीक है, तो ये सब जो काम होता है
पियोन का काम, इसके लिए कोई आपको टेक्निकल एजुकेशन या स्पेशलाइज स्किल्स नहीं चाहिए होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में आपको स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप किसी हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, ठीक है, आप एक टीचर हो जिसको स्कूल में पढ़ाना है, तो यहाँ पर आपको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज भी होना चाहिए। सर डिपेंड करेगा कि नौकरी क्या। अब मान लो आपको टोटो चलाना है, तो टोटो चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आप 1 हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करो, आप सीख जाओगे। लेकिन अगर आपको हवाई जहाज चलाना है तो वो टेक्निकल जॉब है, स्पेशलाइज जॉब है, उसके लिए आपको बेसिक या टेक्निकल एजुकेशन लेना ज़रूरी होता है। आगे देखिए, The main purpose behind employment is to secure assured income through wages and salaries. अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट, लोग नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि हाँ भाई, हम काम कर रहे हैं, अब महीने के अंत में या हर रोज या सप्ताह के अंत में मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। क्योंकि जीवन जीने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, और वो पैसा कहाँ से आएगा? आपको काम करना होगा। तो नौकरी जो है वो सेफ साइड होता है, ठीक है, कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, वो इंसान आपको जो काम बोल रहा है आप वो कर रहे हो, ठीक है, डिपेंड करेगा आप जिस जॉब के लिए गए उसी जॉब से रिलेटेड, और फिर अंत में आपको हर महीने के अंत में सैलरी मिल जाता है, वेजेस मिल जाता है, जिससे आप सेटिस्फाइड हो, सिक्योर। द इकोनॉमिक एक्टिविटी रेंडर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस फॉर सम रेम्युनरेशन इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। वो आर्थिक क्रिया जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए करता है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो व्यक्ति सेवाएं दे रहा है, बदले में उसको तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं, उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट, नौकरी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरा, बिजनेस, ठीक है, व्यवसाय। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टाटा कंपनीज। आप टाटा कंपनी के बारे में ज़रूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, भारत का बहुत ही बड़ा कंपनी है, वो टॉप 5 कंपनीज में आता है, ठीक है। दे मैन्युफैक्चर सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सॉल्ट टू ट्रक्स एंड बसेस एंड सेल दीज टू इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी। टाटा कंपनी बहुत तरह के चीज़ों को बनाता है, उसका मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है। जैसे नमक बनाता है, हम लोग घर में टाटा सॉल्ट बहुत लोग यूज़ करते हैं, इसका आप एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे। टाटा कंपनी ट्रक भी बनाता है, बसेस भी बनाता है, और वो लोगों को बेचता है, आपके और हमारे जैसे, ठीक है। इन द प्रोसेस दे अर्न अ प्रॉफिट। अब ये जो काम है, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, लोगों को फिर बेचना, इस काम से उनको पैसे मिलता है, जिनसे उनका प्रॉफिट, लाभ होता है। लुक एट अ शॉपकीपर नियर बाई। आप जहां भी रहते हो आसपास आप ध्यान देना कि बहुत सारा दुकान होगा, शॉपकीपर्स होंगे। व्हाट डज ही डू? वे लोग क्या करते हैं? ही बाइज प्रोडक्ट्स इन बल्क एंड सेल अस इन स्मॉल क्वांटिटीज। आप देखोगे कि मान लो आप किसी किराना दुकान में गए, ठीक है, शॉपकीपर के पास गए, वो बहुत एक ही प्रोडक्ट को बहुत बड़े क्वांटिटी में मंगाता है, खरीदता है किसी से, और थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हम लोगों को बेच देता है। He also earns some profit in the process. वह व्यक्ति भी इस काम को करके किसी से खरीदा और फिर आपको बेच दिया, इसके बीच में वो जो पैसा कमाता है उसको भी प्रॉफिट होता है। Similarly, the cable TV operator provides us a connection at a price so that we watch various channels on our television set. इसी तरह से हम लोग घर में टीवी है, हमारे पास टेलीविज़न में हम लोग बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। ये हमारे पास कैसे आता है? कोई केबल टीवी ऑपरेटर होता है, वो हम लोग को कनेक्शन देता है, हम लोग उनको पैसा देते हैं, ठीक है, और हम लोग चैनल्स देख पाते हैं। इन दिस प्रोसेस द केबल टीवी ऑपरेटर अर्न्स अ प्रॉफिट। अब ये जो काम पूरा हो रहा है, इससे केबल टीवी ऑपरेटर जो है वो लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। All of them are said to be engaged in business and are called businessmen. ये सभी लोग माने जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं?
ये व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और इन्हें बिजनेसमैन कहा जाता है, व्यवसायी कहा जाता है। They all perform their activities regularly to earn profit. हर एक बिजनेसमैन अपने काम को रेगुलरली करता है ताकि वह लाभ कमा सके, पैसा कमा सके। Thus, the term business refers to human activities which involve production or exchange of goods and services regularly with the object of earning profit. इसलिए हम लोग जो टर्म है बिजनेस, व्यवसाय, इसको हम लोग कह सकते हैं कि वह ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रिया, जिसमें किसी प्रोडक्ट को, गुड्स या सर्विस को, देखो प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, या सर्विस लिया दिया जाता है, ठीक है, ताकि लाभ हो सके, उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। बिजनेस may be defined as an economic activity involving regular production or purchase of goods and services for sale, transfer and exchange with the objective of earning profit. तो बिजनेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, व्यवसाय को? कोई भी आर्थिक क्रिया जिसमें हम लोग रेगुलरली प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स और सर्विस को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, लेन देन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, लाभ कमाना है, ठीक है। उद्देश्य बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। We find people like mill owners, transporters, bankers, traders, tailors, taxi operators, etc. doing business. अब देखिए, हम लोग देखते हैं बहुत सारे मिल के ओनर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, ठीक है, व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बहुत दर्जी होते हैं, टैक्सी, अब लोग अपना टैक्सी खुद चलाते हैं, ठीक है, तरह तरह के व्यवसाय करते हैं, ठीक है। All of them are engaged in an activity of manufacturing or trading, buying and selling or providing some service. ये जितने भी हैं, ये सभी या तो सामान बना रहे हैं फिर बेच रहे हैं, या तो किसी और से सामान खरीद के किसी और को बेच रहे हैं, या किसी को सर्विस दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी के यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी जो हैं ये बिजनेस कर रहे हैं। They have invested their money, borne the risk involved and worked for earning some profit. बिजनेस में लोग अपना पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जितना भी जोखिम है, रिस्क है, वो उठाते हैं, उसके बदले में उन्हें लाभ होता है। बिजनेस में कितना आप कमाओगे ये निश्चित नहीं है, हो सकता है बहुत ज़्यादा कमाओ, हो सकता है बहुत कम कमाओ, हो सकता है कि आपका बिजनेस बंद हो जाए, आपका पूरा नुकसान भी हो जाए, ठीक है। Thus, the main characteristics of business are, तो व्यवसाय के मुख्य जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? It is an occupation where a person is engaged in manufacturing or buying and selling of goods and services. The goods may be consumer good or capital goods. Similarly, the services may be in the form of transportation, banking, insurance, etc. अब देखिए, कोई भी व्यवसाय, जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं जहां पर चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को, इसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना हो, अगर प्रोडक्ट कोई निर्माता है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई गुड्स एंड सर्विस है जिसको खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो ये सभी बिजनेस है। अब जो गुड्स है वो कंज्यूमर गुड भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से जो सर्विस है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब है, सबके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। द एक्टिविटीज़ मस्ट बी कैरिड ऑन रेगुलरली। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस में जो भी काम हो रहा है वो एक्टिविटी, उस क्रिया को बार बार किया जा रहा है। अ सिंगल ट्रांजैक्शन इज यूजुअली नॉट ट्रीटेड एज अ बिजनेस। अब एक बार लेन देन हुआ, ठीक है, एक बार कोई ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसको हम लोग व्यवसाय, बिजनेस नहीं कह सकते।
For example, if a person sells his old car at a profit, it is not treated as a business activity. उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने गाड़ी को बेच रहा है और कुछ कमाया, उससे उसको कुछ लाभ हुआ, तो ये बिजनेस नहीं हुआ क्योंकि वो अपना गाड़ी एक बार बेच रहा है. However, if he is engaged in the activity of buying old cars and selling them on a regular basis, he shall be treated as engaged in business activity. अब देखिए, जब खुद का गाड़ी बेच के प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया, तो उसको हम लोग बिजनेस नहीं कहेंगे क्योंकि ये बार बार नहीं हुआ. लेकिन अगर वही व्यक्ति रेगुलरली लोगों से पुराना गाड़ी खरीद रहा है और फिर उसको बेच रहा है, तो इसको हम लोग एक बिजनेस एक्टिविटी मानेंगे. द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. ऑफ कोर्स इट इज थ्रू प्रोविजन ऑफ सम गुड्स और सम सर्विसेज. कोई भी व्यवसाय हो, ठीक है, उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि उसको प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है. अगर एक बिजनेस को सर्वाइव करना है, मार्केट में काम करते रहना है, बाजार में टिके रहना है, तो उसको प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है. और ये वो कैसे कर सकता है? या तो वो गुड्स का लेन देन करे या किसी को सर्विस दे, सेवाओं का लेन देन हो. ठीक है, ओके. एवरी बिजनेस रिक्वायर्स सम इन्वेस्टमेंट इन कैश और काइंड और इन बोथ. ठीक है. It is usually provided by the owner or is borrowed by him at his own risk. हर एक बिजनेस में, चाहे कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, पूंजी लगता है. अब या तो ये कैश में हो सकता है, नगद हो सकता है, या तो काइंड में हो सकता है, आप कोई सामान इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या दोनों हो सकता है. ठीक है. अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो आपको एक कंप्यूटर का दुकान खोलना है. अब ये दुकान आप कैसे खोलोगे? आपको कुछ पूंजी चाहिए, कैश, ताकि आप सामान खरीद सको, बेच सको. ठीक है. अब कोई है आपका पार्टनर, वो उसके पास कुछ कंप्यूटर्स था, प्रिंटर्स था, वो आपको दे दिया, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है. तो हर एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, कैश भी होता है, काइंड भी होता है, दोनों तरह का भी होता है. अब आम तौर पर जब व्यवसाय होता है तो जो मालिक है वो इन्वेस्टमेंट करता है, या वो अपने रिस्क पे किसी से पैसा उधार लेके उस बिजनेस में लगाता है. The earnings are always uncertain because the future is unpredictable and a businessman has no control over certain factors that affect his earning. Thus, every business involves an element of risk and the same is borne by the businessman, the owner. अब एक बिजनेस में, एक व्यवसाय में आप कितना कमाओगे ये अनिश्चित है, अनसर्टेन है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है. आपने सुना होगा कि पूरे विश्व में कोरोना नामक एक बीमारी आई थी. बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट किए. ठीक है. इवन हमारे साथ भी ये चीज हुआ. 1 फरवरी 2020 हम लोग एक नया बिजनेस चालू किए थे. 23 मार्च 2020 पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया. नया बिजनेस था, बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ था, बहुत नुकसान भी हुआ क्योंकि काफी समय तक पैसा तो इन्वेस्ट हो गया, जहां से पैसा लिए थे उनको भी चुकाना था, तो बहुत लॉस हो गया. क्यों? क्योंकि रेंट भी देना पड़ा. तो भविष्य अनप्रेडिक्टेबल है. लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी रहे हैं जिसमें इन्वेस्ट करके बहुत कमाई हुआ. तो ये बिजनेस में रिस्क रहता है, बहुत प्रॉफिट भी हो जाता है, बहुत लॉस भी हो जाता है. एक और मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो टैली नाम का एक कंपनी है, आप सुने होंगे टैली. जीएसटी आने के पहले टैली बहुत लोग, लगभग आप समझ लो 100 में से 95 लोग टैली का पायरेटेड वर्जन, मतलब क्रैक करके बिना कंपनी को पैसे दिए टैली का इस्तेमाल करते थे. टैली कंपनी ये बात जानती भी थी, लेकिन वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें.
फिर आया जीएसटी। ये कोई नहीं जानता था कि जीएसटी आएगा। टैली कंपनी भी जब नया नया आया था उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। जीएसटी जब आया तो ऑनलाइन करना पड़ा, क्योंकि जब तक आप टैली के सॉफ्टवेयर को पैसा देकर नहीं खरीदोगे आप उसका जीएसटी वर्जन यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको तो करना था। इसीलिए सोचो वो कंपनी कितना कमाई होगी। जहां 100 में से 95 लोग यूज बिना पैसे दिए इस्तेमाल करते थे, अब 100 में से 100 लोग इस्तेमाल करने लगे। इसीलिए जो बिजनेस होता है ना वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है वो जोखिम उठाता है और इस जोखिम के बदले उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, और कभी कभी लॉस भी होता है तो बिजनेस को बंद भी करना पड़ता है।